स्वागत है आपका आईसीटी विज्ञान क्लास में। शुरुआत करते हैं हम अध्याय 3 धातु और अधातु से। कर चुके थे हम, हालांकि आयनिक यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है बच्चों, ये हमारा विषय था, लास्ट टॉपिक था लास्ट क्लास में। हमने देखा था क्या कि जो भी धातु परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने में वो धनायन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार दूसरी तरफ अधातु परमाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक यानी हम बात कर चुके थे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना। तो अधातु परमाणु क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने से वो ऋणायन का निर्माण कर लेते हैं। अब धनायन और ऋणायन क्या करेंगे बच्चों, धनायन पे आवेश है प्लस, ऋणायन पे आवेश है माइनस। प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पास पास आकर के एक बल से बंध जाते हैं बच्चों। वो बल कहलाता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। उस बल से बंध करके वो एक आयनिक यौगिक या जिसे दूसरा नाम वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है उसका निर्माण कर लेते हैं। इतनी बात हमारी पिछली क्लास में हो चुकी थी और साथ ही साथ हमने इस बात को उदाहरणों के द्वारा समझा था। एक उदाहरण हमने आपको पीपीटी यानी पावर पॉइंट की स्लाइड के द्वारा बताया था बच्चों, NaCl का उदाहरण लेकर के, और दूसरा हमने आपको बोर्ड पर बताया था MgCl2 के उदाहरण के साथ। आज की कक्षा में हम लेंगे बच्चों आयनिक यौगिक जो बने इस प्रकार, उनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, उनके गुणों की चर्चा करेंगे। नंबर 1 पॉइंट आप देखिए बोर्ड पर। सबसे पहला है बच्चों भौतिक अवस्था। यदि हम आयनिक यौगिकों के गुणों की चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे क्योंकि ये आयनिक यौगिक बने हैं प्लस और माइनस आयनों के निकट आकर और मजबूत आकर्षण बल से बनने के कारण बंधे हैं ये, इसीलिए बच्चों इनकी भौतिक अवस्था क्या होगी, प्लस आयन माइनस आयन के पास यानी धनायन ऋणायन के पास, फिर से ऋणायन धनायन के पास इस प्रकार उपस्थित होता है। एक धनायन एक ऋणायन, फिर से एक धनायन एक ऋणायन, फिर से एक धनायन और एक ऋणायन। इस प्रकार बच्चों पूरे क्रिस्टल में ये व्यवस्था पाई जाती है, जिसके कारण हम ये मानते हैं कि इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस। अधिकतर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात, यदि हम कठोरता की करें, चूंकि बच्चों इनके बीच आयनों के बीच में मजबूत बल है, आयनों के बीच मजबूत बल होने के कारण ये यौगिक कठोर होते हैं। तो दूसरा गुण हो गया इसका कि आयनिक यौगिक सदैव कठोर होते हैं। तीसरी बात यदि हम करें भंगुर, भंगुर का मतलब होता है बच्चों टूटना। यदि हम इन आयनिक यौगिकों पर प्रहार करें, चोट करें, तो उस चोट के करने से ये जो पूरा का पूरा इतना मजबूत था ना यौगिक, वो टूट करके बिखर जाता है। अब कैसे बिखर जाता है ये देखो, कैसे बंधे थे ये आकर्षण बल में। सबसे पहले हम इस चीज को ध्यान दें कि जब एक धनायन एक ऋणायन के पास आया था, फिर एक ऋणायन एक धनायन के पास, इस प्रकार ये सब मजबूती से बंधे हैं बच्चों। अब यदि हम इस पर क्या करते हैं, एक चोट लगाते हैं बच्चों। जब हम चोट लगाते हैं तो किस प्रकार की क्रिया होगी कि मान लो ये जो परतें थी ना इस वाले यौगिक में, ये थोड़ी सी खिसक गई, चोट लगाने से खिसक गई बच्चों। तो ये कैसी बन गई, अब देखिए ये वाला तो खिसक गया यहाँ, तो प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ और माइनस यहाँ, लेकिन नीचे की परत तो हमारी ऐसी की ऐसी है, माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, दोनों में अंतर कुछ समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर जो क्रिस्टल था ना बच्चों, जो यौगिक था वो कुछ इस प्रकार का था कि प्लस के पास माइनस और माइनस के पास प्लस, इस प्रकार पूरे क्रिस्टल में व्यवस्था थी। लेकिन जब हमने इस क्रिस्टल पर चोट की हथौड़े से या किसी वस्तु से, जब हमने इस क्रिस्टल पर चोट करी बच्चों, तो आयन जो है वो थोड़े से खिसक गए, और खिसकने से क्या हुआ, अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, प्लस के पास प्लस माइनस के पास माइनस, फिर से प्लस के पास प्लस और माइनस के पास माइनस, यानी
समान आवेश एक दूसरे के नजदीक आ जाने से बच्चों ये क्रिस्टल जो है अब इसमें आकर्षण बल खत्म हो जाता है और ये टूट करके बिखर जाता है। तो इस प्रकार ये यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। आप इसको संक्षेप में नोट कर सकते हैं, चोट करने पर टूट कर बिखर जाते हैं। क्यों बिखर जाते हैं वो कारण अपन ने यहां जान लिया कि समान आवेश अब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। चौथा, यदि हम इसका गुण लें, जल में विलय। बच्चों चूंकि ये जो आयनिक यौगिक हैं आयनों से मिलकर के बने हुए हैं, धनायन और ऋणायन से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे हम उदाहरण लें NaCl का, NaCl का जो आयनिक यौगिक है उसमें दो आयन है बच्चों, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। जब पानी में इसको घोला जाता है तो पानी में भी क्या है बच्चों, दो आयन है, H+ आयन और OH- आयन। पानी दो आयनों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन। जब NaCl के क्रिस्टल को पानी में डाला जाएगा बच्चों तो क्या प्रयास करता है, ये Na+ जो है वो पानी के OH- की तरफ जाने का प्रयास करते हैं और इसी प्रकार जो Cl- आयन है वो माइनस आवेश होने के कारण इसके धनावेश की तरफ आने का प्रयास करता है और इस प्रकार पूरा का पूरा क्रिस्टल पानी के अंदर घुल जाता है। इसकी तुलना में यदि हम इन आयनिक यौगिकों को किसी ऐसे विलायक में डालें जिसमें कि आयन नहीं है बच्चों, तो क्या ये घुलना संभव होगा? उस स्थिति में ये घुलना संभव नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक जितने भी हैं वो जल में तो विलय होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायक में ये विलय नहीं होते। तो जल में ये विलय होते हैं लेकिन अन्य विलायकों में ये विलय नहीं होते। अगली बात, पांचवा पॉइंट हम ले रहे हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बच्चों? वो बिंदु, गलनांक क्या है? वो ताप जिस पर कोई भी ठोस पिघल जाता है उसे हम उसका गलनांक कहते हैं। इसी प्रकार कोई द्रव जिस ताप पर वाष्प में बदल जाता है उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। कक्षा 9 में आपने ये चीजें पढ़ ली हैं। अब देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। ध्यान देने की बात क्या है, इनके गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। इसका कारण भी हमारे पास है। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि आयनिक यौगिकों के बीच बच्चों जो ये आकर्षण बल है वो बहुत मजबूत आकर्षण बल है और यदि उसे ठोस से द्रव में बदलना है तो इस आकर्षण बल को पार करना पड़ेगा, इस आकर्षण को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो द्रव अवस्था में या द्रव से वाष्प अवस्था में आएगा। तो चूंकि इन आयनिक यौगिकों में मजबूत आकर्षण बल होते हैं, इसी कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी काफी अधिक होते हैं। अगला पॉइंट हम ले विद्युत चालन। आयनिक यौगिक चूंकि आयनों से मिलकर बने हुए हैं फिर भी बच्चों ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते। ये ध्यान देने की बात है आपको। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके आयनों को गति करने का कोई मौका नहीं मिलता। इनके आयन जो हैं बच्चों उस स्थिति में ठोस अवस्था में स्वतंत्र नहीं है गति करने के लिए। और विद्युत कब बहेगी? जब हमारे आयन क्या करेंगे? गति करेंगे, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाएंगे। लेकिन ठोस अवस्था में चूंकि धनायन ने ऋणायन को, ऋणायन ने धनायन को और धनायन ने फिर से ऋणायन को पकड़ रखा है, इसलिए ये इसको गति नहीं करने देता। इसलिए ठोस अवस्था में जितने भी आयनिक यौगिक हैं वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते। लेकिन यदि उन्हें पिघली हुई अवस्था में लिया जाए, पिघली अवस्था में
या विलयन बना लिया जाए उनका, विलयन रूप में विद्युत धारा का चालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम विलयन बना लेंगे बच्चों, या जब वो पिघली अवस्था में होगा, तो आयन जो होंगे वो स्वतंत्र होंगे गति करने के लिए। तो जितने भी धनायन है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है हमारा कैथोड, तो जितना भी धनायन है, जैसे ये सोडियम आयन है, ये कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा, और जो क्लोराइड आयन है वो चूंकि इस पर ऋणावेश है इसलिए ये कहाँ जाएगा? धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और धनावेशित इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। तो ये Cl माइनस कहाँ चला जाएगा? एनोड पे जाके जमा हो जाएगा, और Na प्लस जो है वो कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार आयनों की गति हो जाने से विद्युत धारा का चालन होने लग जाएगा। तो ये बात हो गई आपके जो आयनिक यौगिक बनते हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। आप फटाफट से इनको नोट कर लें जरा। सबसे पहला हमने बात की भौतिक अवस्था, इनकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। दूसरे ये कठोर होते हैं। तीसरे भंगुर होते हैं, चोट करने पर टूट जाते हैं। चौथा ये जल में विलेय होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होते हैं, और विद्युत धारा का चालन ये केवल अपनी पिघली हुई अवस्था या विलयन के रूप में करते हैं। ठोस अवस्था में होने पर ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते। लिख लिया होगा बच्चों, आगे चलें। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक लिया बच्चों, उससे संबंधित बोर्ड में आए हुए प्रश्न हमारे रह गए थे। उन प्रश्नों को ले रहे हैं जरा हम। 2 प्रश्न हैं। तो 2015 का बोर्ड में आया हुआ प्रश्न कुछ इस प्रकार था बच्चों। Mg और Cl परमाणु के, Mg व Cl परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। साथ में हमें Mg व Cl के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से MgCl2 यौगिक का निर्माण समझाइए। और दूसरा प्रश्न था बच्चों 2012 में, सक्रियता श्रेणी से संबंधित था। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? इसका एक महत्व लिखिए। एक तो आपका था 2015 का प्रश्न। देखिए
देखिए बच्चों, Mg व Cl परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। ये भी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है कक्षा 9 का सवाल है, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि जब पिछली क्लास में हमने Mg के बाद 12 लिखा तो बच्चों के फोन आए कि मैडम ये 12 क्या था जो आपने लिखा। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, कम से कम परमाणु क्रमांक 1 से लेके 20 तक के तत्वों के नाम आपको याद होने चाहिए। 12 नंबर होता है बच्चों परमाणु क्रमांक की, ये जो मैग्नीशियम तत्व है ये कौन से नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, तो इसका क्रमांक होता है बच्चों 12। अब जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 12 होती है, और इलेक्ट्रॉन हमें पता है जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं इसमें 12। तो हमसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा तो बच्चों हम क्या लिख देंगे, पहले वाले कोश में 2 हो गए, दूसरे वाले कोश में 8 हो गए, और तीसरे वाले कोश में कितने हो गए 2, क्योंकि पहले कोश में 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, दूसरे कोश में 8 ही आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बच्चों, तीसरे में जाएंगे। उसके बाद Cl जो है बच्चों, Cl का परमाणु क्रमांक है 17, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले कोश में 8, और तीसरे वाले कोश में कितने हो गए 2 और 8 10 और 7 17, तीसरे वाले कोश में हो जाएंगे बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। और Mg और Cl के बीच में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा MgCl2 का निर्माण हमने पिछली जो क्लास थी उसमें आपको बता दिया था कि Mg जो है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, 2 इसके ऊपर प्लस का आवेश आ जाएगा, और ये एक एक करके, एक क्लोरीन परमाणु इसका 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, दूसरा क्लोरीन एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक Mg 2 Cl के साथ जुड़ करके MgCl2 का निर्माण कर लेगा। ठीक है, ये पूरा उत्तर इसके अंदर आएगा। और दूसरा प्रश्न था बच्चों 2012 का, सक्रियता श्रेणी की परिभाषा हम कर चुके थे कि वह सूची जो हमें क्या बताती है, धातुओं की क्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में प्रदर्शित करती है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसका एक महत्व हमने आपको पिछली क्लास में इसके 2 महत्व बता दिए थे बच्चों, तो उसमें से आप कोई भी एक महत्व आसानी से लिख सकते हैं। लिख लें फटाफट ये प्रश्न, फिर हम आगे का टॉपिक लेंगे। और समय हो भी चला है हमारे ब्रेक का, तो आप ये दोनों प्रश्न नोट करके 2015 का Mg व Cl परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देने थे। Mg व Cl के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से MgCl2 यौगिक का निर्माण हमें समझाना था। और 2012 में प्रश्न था सक्रियता श्रेणी से संबंधित, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं और इसका एक महत्व लिखिए। चलिए बच्चों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
आगे हम लेंगे धातुओं की प्राप्ति। ये जिन धातुओं की बात हम शुरुआत से किए जा रहे हैं, आखिर इन धातुओं को हम प्राप्त कैसे करते हैं। बच्चों, सभी धातुएं जो हैं वो हमें प्रकृति में पृथ्वी के गर्त से प्राप्त होती हैं। अब ये जो धातुएं हैं, या तो ये क्या हो सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है, यानी ये तत्वों के रूप में हमें मिल सकती हैं, या फिर ये यौगिकों का निर्माण कर लेती हैं, क्योंकि ये क्रियाशील होती हैं। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर सकती हैं, सल्फर के साथ क्रिया कर सकती हैं। इस प्रकार बच्चों, धातुएं जो हैं वो हमें पृथ्वी के गर्त से तत्वों या यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है। उन सभी तत्वों या यौगिकों को एक नाम दिया गया बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज। सबसे पहले हम बात करें खनिज। परिभाषा करेंगे हम, पृथ्वी की भूपटि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी की भूपटि के अंदर प्राकृतिक रूप से जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं या यौगिक पाए जा रहे हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। अब बच्चों, ऐसे खनिज तो अब बहुत सारे हो गए हमारे पास, लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं बच्चों जिनसे हम धातु को प्राप्त आसानी से कर सकते हैं, यानी उनको प्राप्त करने का तरीका भी आसान है, साथ ही साथ कम समय में प्राप्त किया जा सकता है और हमारे लिए सस्ता भी है, यानी आर्थिक रूप से हमारे लिए लाभदायक भी है। ऐसे जो गिने चुने कुछ खनिज हैं बच्चों, उन खनिजों को फिर से एक नया नाम दिया गया है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। हम अयस्क की बात करें खनिज के बाद, ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना आसान व आर्थिक दृष्टि से क्या हो, लाभकारी हो। ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना आसान व आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हो, अयस्क कहते हैं। दोनों में अंतर करने की कोशिश कीजिए, खनिज क्या है, अयस्क क्या है। तो इसकी परिभाषा में ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा बच्चों। खनिज देखो एक बड़ी संभावना है, सारे के सारे यौगिक तत्व मिलकर के क्या कहला रहे हैं, खनिज। लेकिन उस खनिज में से इतने से खनिज जो हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं, क्योंकि हम उनसे आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो वो खनिज क्या हो गए बच्चों, इतने खनिज के आगे वो खनिज क्या रह गए, अयस्क हो गए। तो इसका मतलब बच्चों, खनिज जो है, हम एक बात और आराम से जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं।
क्यों? क्योंकि जितने भी अयस्क हैं बच्चों, या तो क्या होंगे, वो तत्वों के रूप में होंगे या उनके यौगिकों के रूप में होंगे, तो वो खनिज तो होंगे ही होंगे। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन हम एक बात और जान सकते हैं ना, सभी खनिज खाली स्थान नहीं होते। तो इस खाली स्थान का पता लगाइए आप। हमने ये कहा है सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि जितने भी अयस्क हैं वो बच्चों धातुओं के कोई ना कोई यौगिक हैं, इसलिए वो क्या है, खनिज तो हैं और पृथ्वी के गर्त से ही मिले हैं हमें। लेकिन सभी खनिज खाली स्थान नहीं होते। क्या नहीं होंगे सभी खनिज? वेरी गुड, जिसको आ गया उसको धन्यवाद। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि बच्चों हम सभी खनिजों से धातु आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अब बात आती है, जब हम खनिज को जान चुके, अयस्क को जान चुके बच्चों, तो अब क्या तरीका है वो जिससे कि हम धातु को प्राप्त कर पाते हैं? तो उसको हम कहेंगे धातु कर्म। धातु कर्म क्या है? अयस्क से, इसकी परिभाषा हम कैसे करेंगे बच्चों? अयस्क से धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण का मतलब क्या हुआ? धातु प्राप्त करना। अयस्क से धातु निष्कर्षण तथा परिष्करण। परिष्करण का मतलब क्या है? शुद्धिकरण। अयस्क से धातु निष्कर्षण तथा परिष्करण द्वारा धातु को उपयोगी बनाना धातु कर्म कहलाता है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं बच्चों परीक्षा में पूछ ली जाती हैं कई बार। तो हमने खनिज की बात कर ली, अयस्क की बात कर ली, उसके बाद हम बात कर रहे हैं धातु कर्म क्या है। अयस्क से पहला पद हमें है धातु प्राप्त करना, और बाद में बच्चों ये जो धातु प्राप्त होती है ना हमको, ये शुद्ध नहीं होती पूरी तरह, तो हमारा अगला काम होता है उसको शुद्ध करना। और इस प्रकार धातु को निष्कर्षित करके, उसको शुद्ध करके धातु को उपयोगी बनाना, ये धातु कर्म कहलाता है। नोट कर लें आप। अब बच्चों ये जो अयस्क से धातु प्राप्त करने के तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। लिख लिया होगा आपने। अयस्क से शुद्ध धातु कई चरणों में प्राप्त की जाती है। बच्चों इसका अध्ययन, अयस्क से शुद्ध धातु किस प्रकार प्राप्त की जाती है,
हमें इसे धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर अध्ययन करना है। धातु की क्रियाशीलता के आधार पर उसको प्राप्त करने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। सबसे पहले हम जैसे बात करें निम्न अभिक्रियाशील धातु, दूसरी उच्च अभिक्रियाशील धातु, और तीसरी हमारी हो जाती है मध्यम। अब ये किस आधार पर है बच्चों? आपको सक्रियता श्रेणी ध्यान होगी। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सबसे नीचे आती हैं वो क्या हो गई? निम्न अभिक्रियाशील धातु। यानी सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन सी बात करी थी हमने सक्रियता श्रेणी में? वो धातुएं जो सबसे ऊपर पाई जाती हैं। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं हम, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित, और ये वाली सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित। अब बच्चों ये जो है हमें धातु प्राप्त करने के पद जो हमें सीखने हैं वो हमें धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर सीखने हैं। तो जैसे निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनको हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को किस प्रकार प्राप्त करा जाता है, और मध्यम अभिक्रियाशील धातु को प्राप्त करने का क्या तरीका है। अब देखिए हम पीपीटी की सहायता से एक स्केच के द्वारा आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो धातुएं हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। हालांकि हम डिटेल में एक एक को लेंगे, लेकिन एक रेखा चित्र के माध्यम से आप ये देखिए। ये देखिए बच्चों, धातु निष्कर्षण इस प्रकार का आपका ये एक चार्ट है जो आपकी किताब में बच्चों पेज नंबर 56 पर दिया हुआ है। यदि आपके आसपास किताब है तो आप साथ में उस किताब को खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारी टर्म्स इंग्लिश में हैं बच्चों, तो थोड़ी हो सकता है समझने में दिक्कत आए आपको। तो जहां मैं आपको बोलूंगी हिंदी में लिखा हुआ आपकी किताब में है, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। इसे हम शॉर्ट में समझने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। ये जो है हमारे बच्चों, देखिए सबसे पहले ओर का मतलब है अयस्क। अयस्क के नीचे आपका लिखा है, आपकी किताब में भी, अयस्क का सांद्रण, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण को अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो भी अयस्क है जिसमें से हमें धातु प्राप्त करनी है उसका हम क्या करते हैं? सांद्रण। सांद्रण का मतलब ये होता है बच्चों, जितने भी अयस्क हमें मिले हैं वो पृथ्वी के गर्त से मिले हैं, तो उनमें रेत, मिट्टी, कंकड़, ये अशुद्धियों का होना स्वाभाविक है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम उन अयस्क में से इन अशुद्धियों को दूर करें। तो इन अशुद्धियों को दूर करना जो होता है बच्चों वो कहलाता है अयस्क का सांद्रण। और जो अशुद्धियां उनमें उपस्थित थी ना, उनको भी एक नाम दिया गया है, उन्हें नाम दिया गया है गैंग, गैंग या अधात्री। अपन बोर्ड पर अभी लिख करके और समझ लेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलिए। अयस्क जो था हमने उसका सांद्रण कर लिया। सांद्रण के बाद फिर उसके बाद आप देखिए इन्होंने 3 हिस्सों में बांट रखा है बच्चों, पहला, दूसरा और तीसरा। ये जहां हमारा तीर चल रहा है आपकी किताबों में आप देखिए, इसमें लिखा है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो जो हमारी ये पहली श्रेणी हमने अभी बात की थी, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे जो धातुएं हैं बच्चों, उनका जब हमें धातुकर्म करना होता है, उनसे जब हमें धातु प्राप्त करनी होती है, तो अधिकतर ये सारी धातुएं बच्चों किसके रूप में होती हैं? सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं।
सल्फाइड अयस्क जो है बच्चों, उसके ऊपर एक क्रिया की जाती है जिसे हम भर्जन कहते हैं। भर्जन के अंदर हम अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और जब हम गर्म कर लेते हैं वायु की उपस्थिति में तो हमें बाद में इसमें धातु प्राप्त हो जाती है। और जो धातु प्राप्त होती है बच्चों हमें यहाँ, वो शुद्ध नहीं होती है। उसे 99.9% शुद्ध बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो इस प्रकार हमारा शुद्धिकरण की विधि हो जाती है निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के लिए। अब इधर आइए, पहली साइड में आइए, किताब में आप देखिए ये जो धातु है हमारे लिखा हुआ है आपकी किताब में उच्च अभिक्रियाशील धातु मिल गया। उच्च अभिक्रियाशील धातु जहां आपका लिखा है, उसके बाद आप देखिए उससे हम धातु कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों। ये धातुएं जो होती हैं वो इतनी अधिक क्रियाशील होती हैं, तो हम इन धातुओं के लवण का विलयन ले लेते हैं और उसका वैद्युत अपघटन करवा देते हैं बच्चों, जिससे हमें ये धातु जो है वो प्राप्त हो जाती है। अब बात किसकी रह गई बच्चों, जो बीच में है, ना बहुत ज्यादा अधिक क्रियाशील और ना बहुत कम क्रियाशील, मध्य अभिक्रियाशील धातुओं को हम दो तरीके से धातु प्राप्त कर सकते हैं। या तो ये धातुएं हमें कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलती हैं या फिर हमें सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती हैं। जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं उनका हम भर्जन करते हैं, जबकि कार्बोनेट अयस्क पर हम निस्तापन की क्रिया लगाते हैं। आपकी किताबों में बकायदा लिखा हुआ है कार्बोनेट अयस्क और उसके नीचे निस्तापन, सल्फाइड अयस्क और उसके नीचे भर्जन। इन दोनों ही क्रियाओं से हमें जो है वो धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। और जब धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं बच्चों, तो हमारा काम तो बहुत ही कम अब रह जाता है। उसके बाद हमारा काम ये होता है कि हम उस धातु को अपचयित कर लें और उसमें जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल दें, और उसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है धातु का शुद्धिकरण। इस प्रकार बोर्ड पर आइए आप वापस। इस प्रकार बच्चों हमारी किताब में पेज नंबर 56 पर जो रेखा चित्र दिया था हमने उसे समझने का प्रयास किया। निम्न अभिक्रियाशील धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु और मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं से किस प्रकार हम धातु प्राप्त करेंगे, हम एक एक करके इनको डिटेल में लेंगे। लेकिन हम आज एक बात के साथ अपनी क्लास समाप्त करेंगे, कौन सी, जो हमने कही थी, अयस्क का सांद्रण। बच्चों अयस्क जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं वो रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि की अशुद्धियों से युक्त होते हैं। उन अशुद्धियों को हम गैंग या अधात्री कहते हैं। गैंग या अधात्री क्या है, अयस्क में उपस्थित रेत, मिट्टी तथा कंकड़ आदि की अशुद्धियां गैंग या अधात्री कहलाती हैं। अयस्क में उपस्थित रेत, मिट्टी तथा कंकड़ आदि की अशुद्धियां गैंग या अधात्री कहलाती हैं। और अयस्क का सांद्रण क्या है, हमने बात की थी ना, अयस्क जो भी होता है उसका सबसे पहले सांद्रण किया जाता है। अयस्क से गैंग को अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण क्या हो गया बच्चों, जब हम इन अशुद्धियों को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करते हैं जब हम, तो उसको हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। और किस तरीके से अलग करेंगे बच्चों, ये उस पर निर्भर करता है अयस्क की प्रकृति कैसी है और जो उसमें अशुद्धि मिली है उसकी प्रकृति कैसी है। नोट कर लीजिए फटाफट से, कक्षा का समय समाप्त हो ही चुका है बच्चों। गैंग या अधात्री की बात की हमने और अयस्क का सांद्रण की बात की, अयस्क की बात की, खनिज की बात की।
आज बच्चों 9 तारीख हो चुकी है और अगली क्लास मुझे लगता है आपकी टेस्ट के बाद हमारी मुलाकात होगी। तो जब हमारी अगली क्लास होगी तब हम एक एक करके निम्न अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील और मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं से किस प्रकार उनका धातु कर्म रहता है इसकी बात करें। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।